नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं। यहां पर मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम खबर दिन भर में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के निर्णय पर हुए बवाल के कारण गरमाई सियासत के बीच छात्रों ने भी अपना एक नारा गढ़ लिया है। धरने पर बैठे छात्रों का नारा है, न बटेंगे न हटेंगे। और इस नारे वाले हजारों पर्चे छात्रों के बीच वितरित किए गए। छात्रों ने इस नारे के जरिए आयोग को संदेश भेजा कि जब तक 2 दिन परीक्षा कराने और नॉर्मलाइजेशन निरस्त करने का नोटिस जारी नहीं किया जाएगा, तब तक छात्र धरना स्थल से हटने वाले नहीं हैं। धरना स्थल पर छात्रों ने हाथों में कई तख्तियां भी लेकर रखी थी, जिन पर नारे लिखे हुए थे। छात्र इन नारों के जरिए आयोग के निर्णय के खिलाफ अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। आपको बता दें कि यूपी लोक सेवा आयोग के बाहर प्रतिभागी छात्रों का विरोध प्रदर्शन सोमवार से शुरू होने के बाद से आज भी जारी है। साथ ही सोमवार सुबह 10 बजे से प्रतियोगी छात्रों ने इसका विरोध प्रदर्शन शुरू किया था। सुनिए। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो रहे हैं, लेकिन सियासी मंजर की ये तस्वीरें चिंताजनक है, क्योंकि जिस तरीके से छात्रों के कंधों का सहारा लेकर सियासत की जा रही है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश की है, जहां की सियासी जमीन पर से एक बयान निकला था, बटेंगे तो कटेंगे। इस बयान को आपने कई सियासी राग में अलग अलग अंदाज में सुना होगा। अब छात्रों की इस अंदाज को देख लीजिए, जो अपने हाथों में तख्ता लेकर एक सियासी संदेश दे रहे हैं। जिन अभ्यर्थियों की परीक्षा नजदीक है, जिनको परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए, वो भी सीएम योगी के बयान का इस्तेमाल कर उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग को संदेश दे रहे हैं। यूपीएससी के निर्णय पर हुए बवाल के कारण गरमाई सियासत के बीच प्रतियोगी छात्रों ने भी अपना एक नारा गढ़ लिया है। बेमियादी धरने पर बैठे छात्रों का नारा है, न बटेंगे न हटेंगे। ये पर्चा छात्रों के बीच वितरित किया गया। छात्रों ने यह साफ कर दिया है कि जब तक 2 दिन परीक्षा कराने और नॉर्मलाइजेशन निरस्त करने का नोटिस जारी नहीं किया जाएगा, तब तक छात्र धरना स्थल से हटने को तैयार नहीं है। यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, लेकिन सवाल यही है कि क्या छात्रों को सियासत नहीं समाधान चाहिए। जिस तरीके से इस पूरे मामले को सियासत की चाशनी में डुबाकर चुनाव के रंग में ढाला जा रहा है, उससे अभ्यर्थियों के भविष्य पर खतरा मंडरा रहा है। इस मामले पर सियासत भी जारी है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ की सरकार पर जमकर हमला बोला और उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि पूरे देश में एक साथ चुनाव तो करवा सकते हैं, लेकिन एक प्रदेश में एक साथ परीक्षा नहीं। बीजेपी के ढोंग का भंडाफोड़ हो गया। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, योगी बनाम प्रतियोगी छात्र का माहौल बन गया। आज उत्तर प्रदेश के प्रतियोगी परीक्षाओं के हर अभ्यर्थी, हर छात्र, युवक और युवती की जुबान पर जो बात है वो ये है कि नौकरी बीजेपी के एजेंडे में है ही नहीं। आपको बता दें कि अभ्यर्थियों की जिस मांग पर इतनी सियासत की जा रही है, वो मांग तो इस पूरे मामले पर सियासत जारी है, लेकिन समस्या क्या है ये जानना जरूरी है। दरअसल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी की परीक्षा प्री आरओ की तैयारी कर रहे छात्र प्रयागराज में प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन की वजह से 2 दिन में होने वाली परीक्षा 5 नवंबर को नोटिफिकेशन आया, जिससे परीक्षा दिसंबर में करवाने की बात कही गई। नए शेड्यूल के हिसाब से पीसीएस प्री की परीक्षा का आयोजन 7 और 8 दिसंबर को 2-2 पालियों में किया जाना है। अब इस नोटिफिकेशन के आने के बाद से बवाल शुरू हो गया है और परीक्षार्थी नाराज हो गए हैं। कारण है, परीक्षा 1 दिन में होनी चाहिए, इसके लिए 2 दिन की जरूरत नहीं है। साथ ही विवाद का कारण है मानकीकरण, इसका मतलब है नॉर्मलाइजेशन। तो सवाल बस यही है कि युवाओं की समस्या पर सियासत करना कितना सही है और कितना गलत। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को महाराष्ट्र में चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। योगी आदित्यनाथ ने अकोला की रैली में कहा कि आजकल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अनावश्यक रूप से मेरे ऊपर लाल पीले हो रहे हैं, गुस्से में हैं। खड़गे जी, मेरे ऊपर गुस्सा मत करिए, मैं तो आपकी उम्र का सम्मान करता हूं। सुनिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी अनावश्यक रूप से मेरे ऊपर लाल पीले हो रहे हैं, गुस्से में हैं। खड़गे जी,
मेरे ऊपर गुस्सा मत करिए, मैं तो आपकी उम्र का सम्मान करता हूं। आपको गुस्सा करना है तो निजाम पर करिए, हैदराबाद के निजाम को, जिस हैदराबाद के निजाम के रजाकारों ने आपके गांव को जलाया था, हिंदुओं की निर्मम हत्या की थी, आपकी पूज्य माता को, आपकी बहन को, आपके परिवार के सदस्यों को जलाया था। इस सच्चाई को देश और दुनिया के सामने रखिए कि जब भी पटेंगे तो इसी प्रकार से निर्ममता से पटेंगे। ये सच्चाई रखिए। आप वोट बैंक के लिए इस सच्चाई को देश के सामने रखने से कोताही कर रहे हैं, देश के साथ धोखा आप कर रहे हैं। मैं तो एक योगी हूं, मैंने तो एक ही बात सीखी है, मैंने तो एक ही बात सीखी है, हर काम देश के नाम। मेरे लिए तो अपना देश और अपना सनातन धर्म से बढ़कर के कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन आपको कम से कम सच्चाई वो रखनी चाहिए जो देश की आजादी के तत्काल बाद निजाम के रजाकारों ने, उनके गुंडों ने उस समय हिंदू जनता पर हैदराबाद रियासत के अंदर किया था। आप इस सच्चाई को छुपाने का काम कर रहे हैं और सच्चाई छुपती नहीं है, वह तो सामने आ ही जाती है। और सच्चाई यही थी कि निजाम के अत्याचारों पर आप पर्दा डालने का काम कर रहे हैं। भारत के अंदर रहकर के भारत को गाली दोगे, भारत माता के प्रति अपशब्दों का प्रयोग करोगे, भारत के दैवीय महापुरुषों के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करोगे, तो यह किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं, किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं। आप चाहेंगे तो इनको भी, जो भारत की एकता और अखंडता को चुनौती देते हैं, भारत के महापुरुषों का अपमान करते हैं, भारत माता के प्रति अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, इनको भी उसी यात्रा पर भेजने की तैयारी करेंगे जिसके हकदार होंगे। और इसलिए बहनों और भाइयों, हम सब आपसे कहने के लिए आए हैं, आज मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं कि महायुति गठबंधन का भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार महाराष्ट्र के अंदर बनने की आवश्यकता है। डबल इंजन की सरकार में ताकत होती है, सुरक्षा भी है तो विकास भी है। उत्तर प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार है, उसका लाभ है। अयोध्या की समस्या का भी समाधान हो गया और वहां पे जितने दुर्दांत माफिया थे, ये सबको भी आज जहन्नुम की यात्रा में भेज दिया गया। ये डबल इंजन की सरकार बुलेट की स्पीड से विकास भी कराती है और देशद्रोही तत्वों को राम नाम सत्य है की यात्रा में भी भेजने का काम करती है। बहनों और भाइयों, आप सबसे मैं यही अपील करने के लिए आया हूं। देखिए, देश का इतिहास है, अयोध्या में 500 वर्षों तक अपमान इसलिए झेलना पड़ा क्योंकि बटे थे, काशी में इसलिए झेलना पड़ा क्योंकि बटे थे, मथुरा में इसलिए झेलना पड़ा क्योंकि बटे थे। हमें देश के अंदर अन्य स्थानों पर भी इसीलिए झेलना पड़ रहा है क्योंकि हम बटे थे। ये जाति के नाम पर बांटने वाले जितने भी नेता हैं, ये सभी
देश के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। ये देश के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। हमें बटना नहीं है, बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। ये घर घर पहुंचाइए। ये देश हमारे पूर्वजों का है। आपके पूर्वजों ने इस देश को बनाया है। ये देश किसी पार्टी की बपोती नहीं है। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री आवास में लोक पर्व इगास बेहद सादगी से मनाया गया। मुख्यमंत्री ने पूजा अर्चना और सुंदर कांड पाठ कर प्रदेश में सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। उन्होंने इगास पर्व पर भेलो पूजन कर भेलो भी खेला। इस दौरान उन्होंने ढोल धमाऊ भी बजाया। सीएम धामी ने समस्त प्रदेशवासियों को इगास की बधाई देते हुए कहा कि हमें अपनी लोक परंपराओं और लोक संस्कृति को आगे बढ़ाना है। आज पूरा राज्य धूमधाम से इगास मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सभी प्रदेशवासियों को इगास की शुभकामनाएं और बधाई दी। तो इगास का जश्न जो है आज मनाया गया। ढोल धमाऊ की थाप और बड़े ही सौहार्दपूर्ण तरीके से, सादगीपूर्ण तरीके से इगास के त्यौहार को मनाया गया और मुख्यमंत्री आवास पर जश्न देखने को मिला। तो इगास का जश्न जो है वो मुख्यमंत्री आवास पर देखने को मिला, जहां पर सुंदरकांड का पाठ किया गया, पूजा पाठ किया गया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी महाराष्ट्र के चिमूर में जनसभा को संबोधित किया उन्होंने और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आपकी एकता टूट जाए, ये कांग्रेस का खतरनाक खेल है। आदिवासी समाज जातियों में बटेगा तो उसकी पहचान और ताकत खत्म हो जाएगी। कांग्रेस के शहजादे विदेश में जाकर खुद ये ऐलान कर चुके हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमें कांग्रेस के इस षड्यंत्र का शिकार नहीं होना है। इसे हमें इसलिए एकजुट रहना है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। पिछले 2.5 वर्षों में विकास की इस डबल रफ्तार को देखा है। आज महाराष्ट्र देश का वो राज्य है जहां सबसे ज्यादा विदेशी निवेश हो रहा है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यहां नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, नए एक्सप्रेस वेज बन रहे हैं। आज महाराष्ट्र में करीब 1 दर्जन वंदे भारत ट्रेनें चल रही है। राज्य के 100 से ज्यादा स्टेशनों का कायाकल्प किया जा रहा है। राज्य में कई रेल मार्गों का विस्तार हो रहा है। साथियों, महायुति की सरकार की स्पीड से काम करती है और ये अगाड़ी वालों की जमात कैसे कामों को रोकते हैं, चंद्रपुर के लोगों से बेहतर ये बात और कौन जानेगा। यहां के लोग दशकों से रेल कनेक्टिविटी की मांग कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस और अगाड़ी वालों ने कभी भी ये काम होने नहीं दिया। हमारी सरकार ने कांपा वरोरा रेलवे लाइन को मंजूरी दी। नागपुर से गढ़चिरौली रेलवे लाइन का काम भी अब बस पूरा होने की तैयारी में है। इससे किसको सुविधा मिलेगी?
आपको ये सुविधा मिलेगी, आपका समय बचेगा, आपका पैसा बचेगा। भाइयों बहनों, महाराष्ट्र का तेज विकास ये अघाड़ी वालों के बस की बात नहीं है भाई। अघाड़ी वालों ने केवल विकास पर ब्रेक लगाने में पीएचडी कर दी है। कामों को अटकाना, लटकाना और भटकाना, ये कांग्रेस वाले तो इसमें डबल पीएचडी है, एक्सपर्ट है। 2.5 साल में इन्होंने मेट्रो से लेकर वाढवण पोर्ट और समृद्धि महामार्ग तक हर विकास परियोजनाओं को रोकने का काम किया। इसलिए याद रखिएगा, अघाड़िया ने भ्रष्टाचार के सबसे बड़े खिलाड़ी, आप इन्हें दोबारा लूट का लाइसेंस मिलने देंगे क्या? जरा पूरी ताकत से बताइए, मिलने देंगे क्या? लूट करने देंगे क्या? खजाना भरने देंगे क्या? साथियों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जरा पूरी ताकत। तो यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। झरिया से बीजेपी प्रत्याशी रागिनी सिंह के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आपका एक वोट झारखंड के भविष्य को तय करेगा। करोड़पति झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार चाहिए या खुद को लखपति बनाने वाली सरकार? उनकी सरकार बनी तो वो लूटने वालों को उल्टा लटकाकर सीधा कर देंगे, ये कहा गृह मंत्री अमित शाह ने। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मनरेगा, खनन भूमि, शराब, सेना की जमीन का घोटाला किया। ये घोटाले वाली सरकार है। आगे उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार बनी तो किसी भी हालत में मुस्लिम आरक्षण लागू नहीं किया जाएगा। यहां तक कि राहुल गांधी की चौथी पीढ़ी भी धारा 370 समाप्त नहीं कर सकती। मशीनें गर्म हो गई, इनकी नोट खत्म नहीं हुई भैया, नोट खत्म नहीं हुई। ये झरिया जनपद वालों, ये 350 करोड़ रुपया, ये 35 करोड़ रुपया किसका है? जरा बताओ मुझे, किसका है? ये हेमंत सोरेन का है क्या? कांग्रेस पार्टी का है क्या? भाइयों बहनों, ये 350 करोड़ रुपया मेरे झरिया और धनबाद के युवाओं का है, माताओं का है, जो ये लूट कर ले गए हैं। और ये मानते हैं कि हमने लूट खसोट कर दी, कुछ नहीं होगा। मैं आज कहकर जाता हूं, आप कमल फूल की सरकार बना दो, 1 करोड़ों रुपया लूटने वालों को हम उल्टा लटकाकर सीधा करने का काम करेंगे। झारखंड के गरीब आदिवासियों का, पिछड़ा वर्ग के लोगों का, युवाओं का जो रुपया उन्होंने लूटा है, वो सूद समेत इसकी पाई झारखंड की तिजोरी में जमा होगी। ये मेरा आपसे। तो अगली खबर रांची से है, जहां विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान पदाधिकारियों और कर्मियों को भारी सुरक्षा व्यवस्था के साथ रवाना किया गया और इसे लेकर ईवीएम डिस्पैच सेंटर से मतदान कर्मी सुरक्षा कर्मियों को रवाना किया गया। इसके साथ ही निर्वाचन आयोग के निर्देश पर चुनाव कार्य में लगे वाहनों में जीपीएस सिस्टम लगाया गया। जीपीएस सिस्टम लगे वाहनों को बूथों पर रवाना होने से लेकर बूथों तक पहुंचने और दोबारा मतदान के लिए ईवीएम लेकर लौटने तक इन वाहनों पर निगरानी रखने के लिए यह व्यवस्था की गई।
तो उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर इस बार पार्टियों के बीच पोस्टर वार लगातार जारी है और अब अमेठी में सपा की तरफ से पोस्टर लगाया गया है जिसमें लिखा है कि 27 के सत्ताधीश अखिलेश यादव, जितना चुनाव टालोगे उतना बुरा हारोगे। यह पोस्टर समाजवादी पार्टी की महिला जिला अध्यक्ष की ओर से लगाया गया है। मंगलवार की सुबह सुबह पोस्टर सामने आने के बाद चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी की महिला जिला अध्यक्ष गुंजन सिंह ने अम्बेडकर तिराहे पर यह पोस्टर लगाया है। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को 27 का सत्ताधीश बताया गया है। पोस्टर में लिखा गया है कि अखिलेश का फियर है, भाजपा का अंत नियर है। इसके अलावा जितना चुनाव टालोगे उतना बुरा हारोगे के नारे को दोहराया गया। तो वहीं रबी की फसलों की बुवाई शुरू हो गई है, लेकिन उत्तर प्रदेश में डीएपी खाद की कमी के चलते रबी फसलों की बुवाई प्रभावित हुई है। डीएपी समेत सुपर और पोटाश जैसी उर्वरक की किल्लत से किसान परेशान हैं। खाद के लिए किसानों को लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ रही हैं। फिरोजाबाद, मैनपुरी, बांदा जैसे जिलों में तो खाद के लिए हंगामा तक होने का वीडियो वायरल हुआ है। सूत्रों के मुताबिक डीएपी की कमी को दूर करने के लिए कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही दिल्ली में भी केंद्र सरकार के मंत्री से मुलाकात कर चुके हैं। हालांकि कृषि मंत्री का यूपी में आकर यह कहना कि प्रदेश में खाद की कोई किल्लत नहीं है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी खाद के लिए लंबी लाइनों का वीडियो पोस्ट कर सरकार पर तंज कसा था। खाद की कमी का असर ऐसा है कि लखनऊ में सरोजनी नगर के भाजपा विधायक राजेश्वर सिंह ने भी सरकार को पत्र लिखकर खाद की कमी को दूर करने की अपील की। ऐसे ही कई और विधायकों ने सरकार को पत्र लिखे हैं। किसान परेशान है, लेकिन मंत्री जी कह रहे हैं कि सप्लाई फुल है। तो वहीं प्रयागराज में महाकुंभ 2025 को लेकर तैयारी तेज हो गई है और इस दौरान योगी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कार्यों को महाकुंभ से पहले पूरा करने की तैयारी में जुटी हुई है। सरकार का लक्ष्य है कि कार्य समय से पहले पूरा हो सके। मेला क्षेत्र में चल रहे कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी मुख्य सचिव मनोज सिंह ने किया। मुख्य सचिव ने अधिकारियों के साथ मेला प्राधिकरण कार्यालय में बैठक की। आपको बता दें कि महाकुंभ 2025 का आयोजन 13 जनवरी से 26 फरवरी तक किया जाएगा। देखिए, राज्य सरकार पिछले 1 साल से महाकुंभ की तैयारी में लगी हुई है और लगभग 6000 करोड़ से ज़्यादा की परियोजनाएं स्वीकृत कर रखी हैं, जिसमें कुछ कुंभ के बजट से है और कुछ डिपार्टमेंटल बजट से। तो उन 6000 करोड़ की जो परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं, अब वो लगभग अंतिम चरण में है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने यही निर्देशित किया था मुझे और डीजीपी साहब को कि एक तो इन प्रोजेक्ट्स की जो प्रोग्रेस है उसको जाके मॉनिटर किया जाए और जहाँ पे कमी है उनको दूर किया जाए और इन प्रोजेक्ट्स को एक्सपेडाइट किया जाए। दूसरा, सिक्योरिटी एक बड़ा इशू है इस बार और हर तरह की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिसमें साइबर सिक्योरिटी से लेकर और फिजिकल सिक्योरिटी को भी और बेहतर तरीके से इन्फोर्स करने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता है पुलिस फोर्स को, उसकी व्यवस्था देखी जाए। इस बार लगभग 4000 हेक्टेयर में मेला क्षेत्र लग रहा है, जो पिछले साल की तुलना में लगभग 25 से 30% अधिक है। फोर्स लगभग 40,000 की पुलिस फोर्स लग रही है अलग अलग डिविजन्स की। 25 सेक्टर में इस बार मेला बसेगा। तो पिछले कुंभ के तुलना में इस बार का कुंभ बहुत अधिक बेहतर होगा और स्वच्छ कुंभ, सुरक्षित कुंभ के साथ साथ डिजिटल कुंभ का भी इस बार क्रियान्वयन करने का प्रयास प्रशासन कर रहा है। नया निर्देश ये है कि जो भी काम हमें कंप्लीट करने हैं कुंभ को सुचारू करने के लिए, सुचारू रूप से लॉन्च करने के लिए, वो प्रायोरिटी पे 15 दिसंबर तक कंप्लीट कर लिए जाएं। 1-2 काम कुछ ऐसे हैं जो 15 दिसंबर तक होने संभव नहीं है, तो उन्हें आप सभी अवगत हैं कि जो महाकुंभ है वो पृथ्वी पे सबसे बड़ा मानव समागम होता है और उस दौरान इस वर्ष के मतलब 2025 के कुंभ में हमारी जो तैयारियां हैं वो लगभग 40 से 50 करोड़ लोगों को रिसीव करने की है और सारी व्यवस्थाएं शासन के विभिन्न विभागों के द्वारा और पुलिस विभाग के द्वारा भी उसी हिसाब से की जा रही हैं। हमारा जो पुलिस का व्यवस्थापन है पिछले कुंभ के अनुपात में 51% ज़्यादा मानव शक्ति हमने दिया है और जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर हैं प्रदेश के,
या अंतर जनपदीय बॉर्डर हैं, हमारी चेकिंग वहाँ से शुरू होगी और उसके बाद से जोन्स की लेवल पे चेकिंग होगी, फिर डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे चेकिंग होगी और फिर कुंभ में व्यवस्थाएं कराई जाएंगी। जो भी अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी जिसमें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी शामिल है, उसका समावेश हमारे जितने भी सीसीटीवी कैमरा इत्यादि लगाए जा रहे हैं उसमें हम लोग करेंगे। लगभग 10 लाख से अधिक ऐसे लोगों का डेटा हम अपने कंट्रोल रूम में रखेंगे और सभी तरह की जो असामाजिक तत्व है उस पर नज़र रखा जाएगा। इस दौरान जो पुलिस बल नियुक्त होगा उसका स्वभाव और उसके व्यवहार के बारे में ट्रेनिंग हमारे पिछले दिनों से लगातार चल रही है। पार्किंग के स्थानों का चयन हो चुका है। इस वर्ष शासन ने लगभग 180 करोड़ रुपए अलग से फायर सेफ्टी, कम्युनिकेशन तथा आपदा से निपटने के लिए दिए हैं और उसके लिए भी खरीदारी की तैयारियां चल रही हैं। हमारी तो बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी देने और 50 लाख रुपए की फिरौती मांगने वाले शख्स को मुंबई पुलिस ने आज रायपुर से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार शख्स का नाम फैजान खान बताया जा रहा है। मुंबई पुलिस ने बीती रात को कार्रवाई करते हुए आरोपी फैजान खान को उसके घर से दबोच लिया। आपको बता दें कि इससे पहले मुंबई पुलिस ने अभिनेता शाहरुख खान को धमकी देने और फिरौती मांगने के मामले में पेशे से वकील फैजान को गिरफ्तार किया गया था। शाहरुख को जान से मारने की धमकी देने के मामले में मुंबई पुलिस द्वारा की गई यह दूसरी गिरफ्तारी है। पूछताछ में आरोपी फैजान खान से बड़े खुलासे भी आगे हो सकते हैं। तो खबर दिन भर में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।